हड्डियां जमा देने वाली ठंड, चारों ओर सफेद बर्फ से ढका मैदान और 21,000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा रही मौत। तेईस जून 1984 की वो सर्द रात, जब पूरा बेस कैंप गहरी नींद में सो रहा था और एक भारतीय जवान अकेले पहरा दे रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर दूर बर्फीले अंधकार में कुछ परछाइयों पर पड़ी और गोली की आवाज गूंज उठी। अकेले लांस नायक चंद्रशेखर बंदूक थामे दुश्मन पर टूट पड़े, लेकिन एक के बदले 26 भारतीय सैनिकों का खून खोल चुका था। उन्होंने उस रात ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की सेना सियाचिन के बर्फीले ताबूत में दफन हो गई। ये कहानी है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई एक ऐतिहासिक जंग की। ये कहानी है भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की। तो तैयार हो जाइए भारत के वीर जवानों की वो अनसुनी गाथा सुनने के लिए, जो आज भी बर्फ में जमकर इतिहास के पन्नों में चमक रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। स्टोरी एम्पायर में आपका स्वागत है। सियाचिन ग्लेशियर, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हिमालय की काराकोरम पर्वतमाला की उन ऊंचाइयों की तस्वीरें जहां से हवा में भी ठंडक भर जाती है। और ये कोई साधारण ग्लेशियर नहीं है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 76 किलोमीटर और ऊंचाई 18,000 से 22,000 फीट तक। अब सोचिए इस बर्फीले रेगिस्तान का स्ट्रैटेजिक महत्व कितना बड़ा है। भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के बीच इसका स्थान इसे बनाता है एक ऐसा बिंदु जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उत्तर में काराकोरम दर्रा जो सीधे चीन से जुड़ता है, दक्षिण में सल्टोरो रेंज जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, और पश्चिम में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसी भूगोल के बीच छिपाता एक मिशन। और इस ग्लेशियर ने न सिर्फ कश्मीर की सुरक्षा का सवाल उठाया, बल्कि भारत की अखंडता को भी एक नई परिभाषा दी। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर का झगड़ा यूं ही शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें 1974 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच खिंची सरहदों में छिपी है। 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान की सीमाएं तय की गई। लेकिन एक बड़ी गलती रह गई। नजदीकी आबादी न होने के कारण सियाचिन को ठीक से सीमांकित नहीं किया गया। यही से पाकिस्तान ने चालाकी दिखाई। दरअसल 1970 के दशक में पाकिस्तान ने सियाचिन क्षेत्र पर अपना अधिकार जताने के लिए कई चालें चली, और इसी के बीच भारत की खुफिया एजेंसी को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली, जिसने भारत को किसी भी हालत में पाकिस्तान को रोकने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नक्शों में हेराफेर करते हुए सियाचिन ग्लेशियर को अपनी सीमा में दिखाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उसने इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियानों और पर्यटन को बढ़ावा दिया। उसने यूरोपियन माउंटेनियर्स को सियाचिन की पहाड़ियों पर चढ़ाई करने की अनुमति दी, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाया जा सके कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। इतना ही नहीं, 1980 के दशक में पाकिस्तान ने सियाचिन में सेना तैनात करने की योजना बनाई, ताकि इस क्षेत्र पर स्थायी कब्जा किया जा सके। लेकिन भारत तैयार था, और इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। अगर सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के नियंत्रण में आ जाता तो भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा होता। पाकिस्तान को लद्दाख और काराकोरम पास तक सीधी पहुंच मिल जाती, जिससे भारत की उत्तरी सीमाएं असुरक्षित हो जाती। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को और बल मिलता, जिससे दोनों देश मिलकर भारत पर दोहरी स्ट्रेटेजिक चुनौती खड़ी कर सकते थे। सियाचिन पर कब्जा पाकिस्तान को काराकोरम हाईवे पर मजबूती प्रदान करता, और पाकिस्तान पर उसके दावे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता मिल सकती थी। इससे न केवल भारत का मध्य एशिया और अफगानिस्तान से संपर्क टूटता, बल्कि ये क्षेत्र आतंकवाद और सैन्य संघर्षों का केंद्र बनकर भविष्य में स्थायी सुरक्षा खतरे पैदा कर सकता था। पाकिस्तान की गतिविधियों और भारतीय सेना की सजगता ने इस क्षेत्र के महत्व को और अधिक स्पष्ट कर दिया। सियाचिन, जो भारत के लिए केवल एक ग्लेशियर नहीं, बल्कि उसकी भू राजनीतिक सुरक्षा का प्रतीक है। ये क्षेत्र पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के बीच स्थित है, जो इसे एक अनमोल स्ट्रेटेजिक स्थान बनाता है। सियाचिन पर नियंत्रण भारत को इन दोनों देशों के आर्थिक मार्गों पर नजर रखने और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का सीधा लाभ देता है। 1983 के अंत तक भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है।
पाकिस्तान द्वारा इसे कब्जाने का मतलब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन के लिए बड़ा खतरा बनाना था। भारत के लिए ये जरूरी हो गया कि वो पाकिस्तान से पहले इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करे। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन मेघदूत की तैयारी की गई, जो सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना का अधिकार स्थापित करने के लिए एक निर्णायक कदम साबित हुआ। ऑपरेशन मेघदूत की जिम्मेदारी तत्कालीन नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन के नेतृत्व में दी गई। इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन की रणनीति को जमीनी स्तर पर अंजाम देने की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर वीके जेटली और उनकी टीम को सौंपी गई। ऑपरेशन का नाम भारतीय पौराणिक ग्रंथ मेघदूत से प्रेरित होकर रखा गया था, जिसका अर्थ है बादलों का संदेशवाहक, जो इस ऑपरेशन के उद्देश्यों और उसकी महत्वता को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। सियाचिन ग्लेशियर, जहां सांस लेना भी एक जंग है, -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जहां खून भी जम जाए और ऑक्सीजन की कमी से हर कदम भारी लगे, ऐसी जगह पर जवानों को दुश्मन से पहले प्रकृति से लड़ना था। प्रकृति से सामना करने के लिए इंडियन आर्मी के पास उस वक्त हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर गियर और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे विशेष इक्विपमेंट नहीं थे। इसलिए इंडियन आर्मी ब्रिटेन की एक कंपनी को इन इक्विपमेंट का ऑर्डर देने जाती है। तब उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को अपने कदम और भी तेज करने पड़ते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जब इंडियन आर्मी इन इक्विपमेंट के ऑर्डर देने के लिए ब्रिटेन की उस कंपनी के पास जाती है, तब वो कंपनी ऑर्डर लेने से मना कर देती है और कहती है कि अगले 1 साल तक वो इस ऑर्डर को नहीं ले सकते। जब इंडियन आर्मी ने इसका कारण पूछा तो कंपनी ने बताया कि पाकिस्तान इन्हीं कंपनी की इतनी ज्यादा ऑर्डर दे चुका है कि हमें उसी को पूरा करने के लिए 1 साल का समय लगेगा। अब जवानों के सामने 2 रास्ते बचते हैं। पहला, इंतजार करना कि विदेश से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर गियर और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे इक्विपमेंट आए, जिससे वो इस भयंकर ठंड और ऊंचाई का मुकाबला कर सके। और दूसरा, बिना इन संसाधनों के अपनी वर्दी और सीमित संसाधनों के साथ ग्लेशियर पर चढ़ाई करना। तो हमारे जवानों ने दूसरा रास्ता चुना। वो इसलिए क्योंकि उस समय भारतीय सेना के पास इतना समय नहीं था कि विदेश से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर गियर जैसी जरूरी सामग्री आने तक रुके, क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत की योजना अत्यंत गोपनीय और अचानक बनाई गई थी। भारत को पाकिस्तान की रणनीति का जवाब देने के लिए बेहद सीमित समय में एक्शन लेनी थी। विदेशी सामग्री मांगने और इसे दुर्गम सियाचिन तक पहुंचाने में काफी समय लगता, जो ऑपरेशन की सफलता को खतरे में डाल सकता था। इसलिए भारतीय जवानों ने अपने साहस और देशभक्ति के बल पर उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला लिया। उनके लिए देश की सरहदें और तिरंगे की शान सबसे ऊपर थी। उनके दिल में यह अटल विश्वास था कि कठिनाइयां भले जितने भी हो, उनकी हिम्मत और देशभक्ति हर चुनौती को पार कर लेगी। इसी के साथ भारतीय खुफिया एजेंसियों ने समय रहते ये महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की कि पाकिस्तान ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर में उतारने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से यह स्पष्ट हो गया कि वो इसे अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान ने सेल्टोरो रेंज में सैनिकों को तैनात करने के लिए यूरोपियन सप्लायर से माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी खरीदे थे, जो उसकी योजना को और स्पष्ट कर रहे थे। इस खुफिया जानकारी के आधार पर भारत ने पाकिस्तान की इस योजना को विफल करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत को तेजी से अंजाम देने का फैसला लिया, ताकि सियाचिन पर भारत का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय सेना ने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के किसी भी कदम से पहले कदम उठाव की रणनीति अपनाई जाएगी। इसी रणनीति के तहत सेना ने सियाचिन में सक्रिय रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करने और इसे मजबूत करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसकी गुप्तता थी। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन की हर गतिविधि को पूरी तरह से गोपनीय रखा। योजना के तहत सेना ने इस मिशन को अंजाम देने के लिए कूटनीतिक और स्ट्रेटेजिक चुप्पी बनाए रखी, ताकि दुश्मन को किसी भी प्रकार की सूचना न मिल सके। सैनिकों को विशेष रूप से बताया गया था कि ये मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी भी हालत में असफलता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन मेघदूत की योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए भारतीय सेना ने 13 कमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट को तैनात किया। इन सैनिकों को 3 प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया, जिनमें से हर स्थान की अपनी स्ट्रेटेजिक महत्वता थी। पहला स्थान था बिलाफोंडला, जो सियाचिन में प्रवेश करने का मुख्य दरिया था। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान था सेल्टोरो रेंज, जो दुश्मन की गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण ऊंचाई पर स्थित था। तीसरा था ग्योंगला, जो एक अन्य स्ट्रेटेजिक चोटी थी।
13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए अपना मिशन शुरू किया, क्योंकि ये इलाका अत्यधिक ऊंचाई और भीषण ठंड के कारण बेहद दुर्गम था। इसलिए भारतीय सेना ने जनवरी 1984 से ही ऑपरेशन मेघदूत की तैयारी शुरू कर दी थी। इस चुनौतीपूर्ण अभियान के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले और कठिन युद्ध क्षेत्रों में से एक है। इसलिए सैनिकों को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और लेह में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग दी गई, ताकि वे कठोर ठंड, कम ऑक्सीजन और बर्फीले तूफानों का सामना कर सके। भारतीय सेना के जवान जो पहले से ही ऑपरेशन के लिए तैयार थे, उन्हें और आवश्यक सामग्री को सियाचिन तक पहुंचाने के लिए एडवांस ट्रांसपोर्टेशन साधनों का इस्तेमाल किया गया। इसमें IL-76, NN-12, N-32 जैसे विमानों और Mi-17, Mi-8 जैसे भारी ट्रांसपोर्टेशन विमान का उपयोग किया गया, जिसने आवश्यक इक्विपमेंट और सैनिकों को आगे बेस तक पहुंचाया। वही कठिन और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सामग्री और सैनिकों को ले जाने के लिए चेतक और चीता जैसे हल्के और कुशल हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। लेकिन ऊंचाई बहुत अधिक होने के वजह से हेलीकॉप्टर सैनिकों को सीधे ऊपर तक नहीं ले जा सकते थे। इसलिए जवानों को भारी हथियारों और रसद के साथ कई किलोमीटर तक बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ी। 13 अप्रैल की सुबह भारतीय सेना ने अपनी पहली टुकड़ी को बेस कैंप में रवाना किया। इसमें कुमाऊं रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट और गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों को शामिल किया गया। ये सैनिक पहले से कड़ी ट्रेनिंग और रणनीतियों से लैस थे, जिससे उन्हें बर्फीले और दुर्गम इलाके में तेजी से प्रवेश करने में मदद मिली। मिशन का मुख्य लक्ष्य विलाफुंडला, सियाचिनला और ग्योंगला जैसी स्ट्रेटेजिक चोटियों पर कब्जा करना था, जो ग्लेशियर के प्रमुख दर्रे थे। इसमें से भारतीय सेना की पहली प्राथमिकता थी विलाफुंडला, जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी सियाला की ओर बढ़ी। ये इलाका 18,000 फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ की ठंड और बर्फीले तूफान ने जवानों की परीक्षा ली। लेकिन भारतीय सैनिकों ने साहस और संकल्प के साथ इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना को इंडियन आर्मी के प्लान की खबर लग जाती है। दरअसल ऑपरेशन के बीच एक जवान की ऊंचाई और ठंड के कारण मृत्यु हो गई। हालात इतने मुश्किल थे कि शव को नीचे ले जाना भी असंभव हो गया। इसलिए सैनिकों के पास दो रास्ते थे, या तो पारंपरिक तरीके से शव को ले जाए, जिसमें बहुत अधिक समय लगता और जोखिम उठानी पड़ती, या फिर रेडियो संचार का उपयोग करे, जिससे पाकिस्तान को ऑपरेशन की भनक लग सकती थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए जवानों ने रेडियो संचार का उपयोग करने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने भारतीय सेना की उपस्थिति को भांप लिया और उन्हें पता चल गया कि भारतीय सेना हमसे पहले ही ऊपर आके बैठ चुकी है। इसलिए उन्होंने तुरंत जवाबी एक्शन लेने के लिए अपने कमांडोज को रवाना किया। उनका उद्देश्य था सियाला और बिलाफुंडला से भारतीय सेना को खदेड़ना। लेकिन इसी दौरान सियाचिन के एरिया में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से पूरे भारत में एक तरफ खुशी और एक तरफ दुख का माहौल छा गया। बर्फीली हवा चल रही थी। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के करीब था। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर फैली थी। लेकिन इस सफेदी के बीच एक जगह आग जल रही थी। वो थी भारतीय जवानों के दिलों में जलती देशभक्ति की आग। बिलाफुंडला पोस्ट, सियाचिन की सबसे खतरनाक ऊंचाई पर भारतीय सैनिक डटे हुए थे। 23 जून 1984 की रात तकरीबन 2 बजे। बाकी सैनिक बर्फीली चट्टानों के पीछे सो रहे थे, लेकिन एक जवान अपनी जगह अड़िग खड़ा था, जिसका नाम था लांस नायक चंद्रशेखर। वो अपने मोर्चे पर तैनात थे, चौकन्ने थे। उनके हाथों में राइफल थी और आंखें हर हरकत पर नजर बनाए हुए थी। अचानक उन्हें दूर अंधकार में कुछ परछाइयां दिखी। धीरे धीरे वो परछाइयां भारतीय सीमा की ओर बढ़ी आ रही थी। ये दुश्मन थे, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स, जो घात लगाकर हमला करने आई थी। लांस नायक चंद्रशेखर ने बिना कोई वक्त गवाए अपनी इंसास राइफल संभाली और पहली गोली दाग दी। पहली गोली सीधे एक पाकिस्तानी सैनिक के सीने में जा लगी, लेकिन गोली की आवाज सुनकर दुश्मन सतर्क हो गया। उन्होंने तुरंत भारतीय पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बरसने लगी, बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे, लेकिन चंद्रशेखर पीछे नहीं हटे। वो अकेले थे, सामने दर्जनों दुश्मन, लेकिन उनका इरादा साफ था, चाहे जान चली जाए लेकिन भारत की इस ऊंचाई को झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने गोलियां चलानी बंद नहीं की। एक दुश्मन गिरा, दूसरा गिरा, लेकिन तभी एक गोली उनकी छाती को चीर गई। खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने ट्रिगर से उंगलियां नहीं हटाई।
वो गिरते हुए भी गोली चलाते रहे, लेकिन अब समय खत्म हो रहा था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन मरते मरते भी अपने साथ कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। आखिरी गोली, आखिरी सांस और अलार्म बज उठा। लांस नायक चंद्रशेखर की गोलियों की आवाज सुनकर सभी भारतीय जवान जाग चुके थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, हाथों में बंदूकें और दिलों में सिर्फ एक ही आग, अपने भाई का बदला लेने की। भारत माता की जय। ये शब्द गूंजते ही पूरा बिलाफोंडला गूंज उठा। भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला और पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। गोली दर गोली, हमला दर हमला। देखते ही देखते पाकिस्तान के 26 से ज्यादा सैनिक मारे गए। सूरज की पहली किरण पड़ी और सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर तिरंगा लहरा रहा था। लांस नायक चंद्रशेखर आज हमारे बीच नहीं थे, लेकिन उनकी शौर्य गाथा हमेशा जिंदा रहेगी। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों को कई बार पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार उन्हें पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारतीय सेना बर्फीली ठंड में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन हमारे जवानों ने ये सिद्ध कर दिया कि वे दुनिया के किसी भी सेना से अधिक मजबूत है। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने सेल्टोरो रिज के सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया। ये एक रणनीतिक जीत थी जिसने पाकिस्तान की सियाचिन पर कब्जा करने की योजना को हमेशा के लिए नाकाम कर दिया। ऑपरेशन मेघदूत में भारतीय सेना की जीत सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा कारनामा था जो आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं के लिए प्रेरणा है। 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई, -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड और दुश्मन की चुनौती, इन सब के बावजूद भारतीय जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अभूतपूर्व साहस दिखाया। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किए गए इस ऑपरेशन मेघदूत ने भारतीय सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। भारतीय सेना ने बिना किसी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर गियर के पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर के सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों जैसे बिलाफोंडला, सेल्टोरो रिज और सियाला पर कब्जा कर लिया। 70 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित कर भारत ने न केवल अपने सामरिक हितों की रक्षा की, बल्कि दुर्गम इलाकों में अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन भी किया। इस अभूतपूर्व सफलता का कारण भारतीय सेना की तेज योजनाबद्ध एक्शन और कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए सैनिकों की उत्कृष्ट तैयारी थी। ऑपरेशन मेघदूत के बाद से सियाचिन आज पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण में है। यह ऑपरेशन भारत के सामरिक और राजनीतिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत साबित हुआ। इसने पाकिस्तान के सियाचिन पर किए गए दावों को नाकारते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्थिति कमजोर कर दी। भारतीय सैनिकों की हिम्मत और रणनीति ने यह साबित कर दिया कि दुर्गम इलाकों में भी भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सक्षम है। वही पाकिस्तान ने 1987 और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान सियाचिन को पुनः कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया, जिसे आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा बनाए रखना भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, यह आर्थिक और मानवीय दृष्टिकोण से बेहद चुनौतीपूर्ण है। सियाचिन को दुनिया का सबसे महंगा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, जहां हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों के कारण हर साल कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता में सैनिकों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी वीरता ने भारत को गौरवान्वित किया है। ऑपरेशन मेघदूत भारत के लिए एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसने भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड युद्ध तकनीकों को बेहतर करने और दुर्गम इलाकों में संचालन करने का अनुभव दिया। भारत का ये विजय ये संदेश देती है कि वो अपनी क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। सियाचिन पर कब्जा भारत के सामरिक शक्ति और दृढ़ता का प्रमाण है, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सेना के वीर जवानों ने साहस और बलिदान दिखाया। वो हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। इस दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र में हमारे सैनिकों ने न केवल दुश्मन का सामना किया, बल्कि -50 डिग्री सेल्सियस तक गिरते तापमान, ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम भूभाग जैसी घातक परिस्थितियों से भी जंग लड़ी। उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा। सियाचिन में शहीद हुए सैनिकों का बलिदान केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं था। ये बलिदान ये संदेश था कि भारत अपने क्षेत्रीय अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनके नाम न केवल स्मारकों पर अमर है, बल्कि हर भारतीय के दिल में भी बसे हुए हैं। इन वीर जवानों को हर साल कारगिल विजय दिवस और अन्य विशेष अवसरों पर सम्मानित किया जाता है। सियाचिन के हर पोस्ट पर तैनात सैनिक अपने शहीद साथियों के बलिदान को प्रेरणा मानकर अपने कर्तव्य को निभाते हैं। भारत के कई हिस्सों में इन सैनिकों की याद में स्मारक बनाए गए हैं,
जिनमें लेह और दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल प्रमुख है। इन स्मारकों पर शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है, जो उनकी वीरता की गाथा सुनाते हैं। उनकी कहानियां चाहे दुश्मन से लड़ते हुए शहादत की हो या प्राकृतिक परिस्थितियों से लड़ने की, हर भारतीय को गर्व भर देती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती है कि देश के प्रति उनका योगदान हमारी बड़ी प्रेरणा है। आज हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं। उन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर भारत को सुरक्षित और सशक्त बनाया। उनकी याद में हमें राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। उनका बलिदान हमें ये सिखाता है कि देश के प्रति समर्पण और कर्तव्य निष्ठा किसी भी कठिनाई से बड़ी होती है। उनके बलिदान के कारण ही आज भारत सियाचिन पर मजबूती से खड़ा है और ये गौरव हर भारतीय के लिए अमूल्य है। तो इसी के साथ इस डॉक्यूमेंट्री का एंड करते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर से किसी नए डॉक्यूमेंट्री में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।